हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग के एक टॉपिक जिसका नाम है भारतीय इतिहास। ये जो टॉपिक है भारतीय इतिहास आपके उत्तराखंड स्क्रीनिंग के पेपर में सिलेबस में मेंशन है। अगर आप चाहें तो आप इसको सिलेबस में देख सकते हैं। ये रहा आपका उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग का सिलेबस। इसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तीसरे नंबर का पॉइंट, तो यहाँ पे लिखा गया है भारत का इतिहास प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक। अब बात आती है कि सामान्य अध्ययन में अगर हम इतिहास वाला पोर्शन पढ़ते हैं तो हमारे इसमें कितने मार्क्स कवर होंगे। तो साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं, जो इस बार का प्रवक्ता स्क्रीनिंग का पेपर हुआ था उसमें केवल 2 से 3 नंबर का ही हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये क्वेश्चन भी आईएएस प्री के लेवल के थे। एक तो आईएएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। दूसरी बात यह है, एक आपके बुक का ऑथर का नाम पूछा गया था। अगर मैं इस बुक के ऑथर के नाम के क्वेश्चन को भी अगर मैं इतिहास में कंसीडर करूं तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। और उम्मीद की जाती है कि इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन ही आयोग पूछेगा, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है जिससे हर एग्जाम में, अब आजकल का ट्रेंड है कि हर एग्जाम में हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर इस बार आयोग ने 2 से 3 क्वेश्चन या 5 नंबर के क्वेश्चन भी इतिहास से पूछ दिए तो आपको काफ़ी एज मिल जाएगा, जिस हिसाब से इस बार पोस्ट हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज के आपके इस कोर्स के पहली क्लास का। जो मैं आपका एक शॉर्ट वीडियो है वो मैं यूट्यूब में भी अपलोड करूँगा, यूट्यूब वाले भी इसे देखेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ आज के पहले टॉपिक यानी भारतीय इतिहास से। आप लोगों ने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि भारतीय इतिहास का सीधा सा शाब्दिक अर्थ होता है भारत का इतिहास। अब इस भारत के इतिहास में बहुत सारे युग आए, जैसे ऋग्वैदिक काल आया, फिर उसके बाद आपका धीरे धीरे जो आपका मध्यपाषाण काल आया, पहले जो पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, इस तरीके के बाद फिर धीरे धीरे अलग अलग काल आए। और इन अलग अलग कालखंडों में एक टॉपिक आता है आपका प्राचीन भारत। अब इस प्राचीन भारत के अंदर जैसे आपके ऋग्वेद भी आते हैं, सामवेद भी आते हैं, अथर्ववेद भी आते हैं, यानी हम इसमें वेदों का भी अध्ययन करेंगे। और हम जिस समय पे महाभारत, रामायण ये चीज़ें लिखी गई थी उनका भी अध्ययन करते हैं। लेकिन लेक्चरर के सिलेबस के अनुसार और पेपर की ट्रेंडिंग के अनुसार मैंने सीधे और सीधे गुप्त काल को उठाया है। अभी गुप्त काल है क्या? गुप्त काल का सीधा सा मतलब है साथियों, गुप्त काल आपका प्राचीन भारतीय इतिहास का एक टॉपिक है जिससे अक्सर आजकल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन पूरे ट्रेंडिंग में पूछे जा रहे हैं। तो हम आज पढ़ेंगे गुप्त काल। अब गुप्त काल मैं फिर से बता दूं, प्राचीन भारत का टॉपिक है, ठीक है। गुप्त काल का मतलब होता है, गुप्त काल मतलब जिस समय गुप्तों का राज्य यहाँ पे भारत में था, जिसमें गुप्त पूरे संसार में छाए हुए थे। गुप्त काल का मतलब है, गुप्त क्या है? एक प्रकार की जाति है। जो लोग कहते हैं हमारी हिस्ट्री समझ में नहीं आई, उनके समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि उनको गुप्त का मतलब नहीं पता चलता। जैसे आप लोग जोशी हैं, कोई पाठक हैं, कोई आर्य हैं, तो ऐसी उसमें जो गुप्त वंश के लोग थे उन्होंने भारत में आक्रमण भी किए, वो लोग भारत में आए भी थे। तो उनके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। अब जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें इसकी बताता हूँ। पहला जो छोटा सा क्वेश्चन आपका बनता है, और बीए और एमए में अक्सर इस चीज़ को रटाया भी जाता है कि जो गुप्त साम्राज्य था, जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य का अगर पूछा जाता है संस्थापक का नाम, तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। इन दोनों बातों का आप ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों बातों से ही आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और वही क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। गलत क्यों होते हैं उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक अगर पूछे तो आपका आंसर होगा श्रीगुप्त। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि गुप्त साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था, तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप लोग एकदम क्लियर रखिए कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक अलग था और गुप्त साम्राज्य का प्रथम सम्राट अलग था। आप जब पेपर देने बैठते हैं तो उस समय आपका दिमाग भी आपसे ज़्यादा चलता है। आपका दिमाग बड़ा कॉमन सेंस लगाता है कि ऑब्वियसली बात है, जो प्रथम सम्राट होगा वही तो संस्थापक होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। गुप्त साम्राज्य के केस में यहाँ पे सीन थोड़ा अलग है। यानी यहाँ पे संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त साहब हैं, और प्रथम सम्राट कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है। यानी गुप्त साम्राज्य का संस्थापक पूछेगा तो आपका आंसर होगा श्रीगुप्त। अगर पूछता है कि गुप्त साम्राज्य का या गुप्त काल का प्रथम सम्राट कौन था, आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। इन दोनों सेक्शंस को अब आप पूरी तरीके से अलग कर लीजिए। किन दो सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने आपके यहाँ पे बना रखे हैं। अब मैं आता हूँ इस सेक्शन में। तो गुप्त साम्राज्य के जो प्रथम सम्राट थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था वो था कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी था विष्णुगुप्त। अब आप कहेंगे उत्तराधिकारी और बेटे में क्या डिफरेंस है? जो आपको ये वाला सेक्शन दिख रहा है इसमें सब एक दूसरे के बेटे हैं, यानी ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है। इसी तरीके से जो बेटे हैं वही यहाँ पे उत्तराधिकारी हैं। फिर से एक बात मैं क्लियर कर दूं जहाँ से आपका एक नंबर बनेगा। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त है, प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम है। अब आप इसको मैप को याद रखिएगा, आगे की स्लाइड में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब गुप्त काल आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है और हम इसे क्यों पढ़ते हैं? पहली बात तो ये है, गुप्त काल वो काल था जिसमें आपके कला और साहित्य का विकास हुआ। यानी कला और साहित्य इस समय पे बहुत ही पीक पे एक बार पहुंचने वाले थे, ठीक है। यानी इसमें कला का, साहित्य का, गुफाओं का, गुफा में चित्रकारियों का, और महाभारत का, रामायण का, इस तरीके के जो ग्रंथ लिखे गए उनका काफ़ी विकास हुआ। इससे कला को एक एज मिला,
कला की वृद्धि हुई और कला और संस्कृति का काफ़ी विकास इस समय पे हुआ था। दूसरी जो गुप्तकाल की विशेषता है वो है इसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। उसका आंसर होगा गुप्तकाल को। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर ने इसकी डेट तो बताई नहीं कि आखिरकार गुप्तकाल कब से कब तक था। मैं आपको एक बात बता दूं साथियों, पिछले 5 वर्षों से किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूकेएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो या यूकेपीएससी का एग्ज़ाम हो, ये इतिहास के क्वेश्चन में ट्रेंड रहा ही नहीं है कि आपको वहाँ पे सन पूछेगा। इसलिए सन वाला ट्रेंड अब जा चुका है। इसलिए आप लोग हिस्ट्री आदि लोग इसलिए बचते हैं ताकि उनको सन याद करने पड़ेंगे, लेकिन अब आपको सन और डेट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्लासेज में और ये पेपर में नहीं आते हैं। इसलिए मैं भी आपको जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा मैं उसका कभी भी सन मेंशन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको वही पढ़ाऊँगा जो आपके पेपर में आ सकता है। और आपके पेपर में क्या आ सकता है वो मैंने आपको दिखाया है भी, यानी मेरे पास सिलेबस भी है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं, उन्हीं के बेस में बना रहा हूँ। इसलिए आपको पूरा भरोसा टीचर्स एम्पायर पे करना होगा कि जो भी वो पढ़ा रहे हैं शायद सही पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। शायद नहीं, पूरा 100% आपको पूरा ऑथेंटिक जहाँ जहाँ से मुझे सोर्स मिले हैं, जो जो मैंने पेपर देखे हैं, लेक्चरर व्याख्याता चाहे यहाँ का हो राजस्थान का हो, उनके बेस में मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो इसलिए आपको सन याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं बढ़ता हूँ अपने आगे लेक्चर की ओर। तो कला साहित्य का विकास हुआ, पहली बात ये हुई। दूसरा पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है, गुप्तकाल को कहा जाता है। जो तीसरी खासियत इस युग की थी वो ये थी कि जो आजकल हम चेस खेलते हैं, जिसे हम लोग शतरंज कहते हैं, उसका भी विकास किस काल में हुआ, गुप्त काल में हुआ। इसके साथ साथ उस समय शतरंज को चतुरंग कहा जाता था। अब आयोग आपसे यहीं पे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि चतुरंग खेल किस काल की विशेषता है, तो आपका वहाँ पे सही आंसर होगा गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजी शासन या आधुनिक भारत। इस तरीके के जब आपको ऑप्शन देगा तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि चतुरंग को हम लोग, शतरंज को हम लोग गुप्त काल में चतुरंग कहते थे, ताकि आप वहाँ पे ये ना कह पाएँ कि ये क्वेश्चन तो बाहर से पूछा है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि चतुरंग खेल का विकास किस काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। और दूसरी बात यह है कि गुप्त काल इसलिए भी फेमस है क्योंकि गुप्त काल में जो गुप्त के जो राजा थे, जो चंद्रगुप्त थे, उन्होंने क्या करा था, स्वर्ण मुद्राएं यानी असली सोने की मुद्राएं बनाई थी। और इन सोनों की मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। पूछ सकता है कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था। वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा इनाम, दिनार या रमान या रमजान। तो आपका सही आंसर होगा दिनार। ये छोटे छोटे पॉइंट आपने याद रखने हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, वो भी मैं आपको इसमें बताते जा रहा हूँ। दूसरा है दिगनाथ और बुद्ध घोष। ये भी एक बाहर के क्वेश्चन होंगे जो आपको पेपर में देखने के बाहर के लगेंगे। पहला क्वेश्चन इससे ये बनेगा कि दिगनाथ और बुद्ध घोष नामक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। जो दिगनाथ और बुद्ध घोष हैं ये बौद्ध धर्म के 2 प्रचलित ग्रंथ हैं, ठीक है। और इन 2 ग्रंथों को कब लिखा गया? गुप्त काल में लिखा गया। दूसरी बात यह है, और अजंता और एलोरा की गुफाएं और इनके अंदर जो चित्रकारी हुई है, महाभारत, रामायण जैसे जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो भी कब लिखे गए? गुप्त काल में लिखे गए। यानी यहाँ से आपने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जाने। पहला पॉइंट जो एग्जाम में आ सकता है कि प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किससे कहा जाता है, आंसर होगा गुप्त काल को। चतुरंग खेल का संबंध किस काल से है, उसका आंसर होगा गुप्त काल से है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि दिगनाथ और बुद्ध घोष का संबंध किस धर्म से है। मैंने अभी आपको बताया था बौद्ध धर्म से है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के क्या माने जाते हैं, बहुत ही ग्रंथ माने जाते हैं, बहुत ही शुद्ध ग्रंथ माने जाते हैं बौद्ध धर्म के। और जो चौथा ऑप्शन आपसे पूछ सकता है कि दिगनाथ और बुद्ध घोष किस काल में लिखे गए थे, तो ये कब लिखे गए थे? गुप्त काल में लिखे गए थे। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि गुप्त काल में आपको बौद्ध धर्म भी देखने को मिलेगा। वो कैसे मिलेगा अभी आपको आगे जानने को मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, इसे गांव के उन बच्चों तक पहुँचाएं। शहर के बच्चों तक नहीं भी पहुँचाएंगे चलेगा, लेकिन गांव के उन बच्चों तक पहुँचाएं जो कम से कम फीस में स्क्रीनिंग जैसा एग्जाम निकालना चाहते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जिसमें उन लोगों की सैलरी ही 2 से 3 हज़ार रुपये पर मंथ है। ऐसे में वो लोग क्या करेंगे? उनके पास कोर्सेज लेने के लिए अफोर्डेबल रिसोर्सेज नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। कुछ अगर आप सीख रहे हैं गुरु दक्षिणा के रूप में, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। बढ़ता हूं अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड, अभी तक आपने जाना, ये चीज़ आपने जान ली, इस मैप को आपने नहीं भूलना है, ठीक है। इस मैप को आपने नहीं भूलना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मैप आपको लास्ट स्लाइड तक आपको याद रहना चाहिए, तभी आपके समझ में ये पूरी हिस्ट्री आएगी। तो गुप्त काल का मतलब ये सब है, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त थे, प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम थे। बढ़ता हूँ मैं अब नेक्स्ट की ओर। अब जो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम पढ़ेंगे, मैं जो ये टॉपिक आपको दिए गए हैं, जैसे इसमें प्रथम सम्राट दिया था चंद्रगुप्त प्रथम, पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम औरों पे आएंगे, ठीक है। जैसे सीरीज आपको दी गई है उसी सीरीज में एक प्लान्ड वे में आपको कंटेंट दिया जाएगा।
तो जो प्रथम सम्राट थे चंद्रगुप्त प्रथम, अभी हम अब उनके बारे में जानेंगे। अब चंद्रगुप्त प्रथम के आपने एग्जाम से रिलेटेड केवल 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहली बात तो यह है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अब महाराजाधिराज ये है क्या? बहुत से लोग कहेंगे हमें समझ में नहीं आया। इतिहास में हर चीज़ समझना जरूरी नहीं है। बस आप ये समझिए कि अगर आपको गाँव का प्रधान बनाया जाता है, आपसे लोग भी प्रधान जी कहते हैं, तो ऐसे ही चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये सेम वैसे ही है जैसे आपके उत्तराखंड में क्या होता है, कोई अगर ठाकुर अगर ब्राह्मण से अगर शादी करता है, कोई ठाकुर अगर ब्राह्मण से शादी करता है, तो उस ठाकुर से कहा जाता है कि अब ये तो पंडित हो गया। या जैसे कोई पंडित अगर किसी ठाकुर से शादी करता है, तो उस पंडित से कहा जाता है अब ये तो खस लोगों में आ गया। खस लोगों का मतलब होता है यानी ठाकुर लोग, ठीक है। तो ऐसे ही जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, उन्होंने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी, और ये उपाधि उनसे पहले उनके खानदान में किसी ने भी धारण नहीं करी थी, किसी ने भी स्वीकार नहीं करी थी। इसलिए ये उनके काल में इम्पोर्टेंट हो गया कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है, चंद्रगुप्त प्रथम वो आदमी थे जिन्होंने गुप्त वंश की शुरुआत करी थी। मैंने अभी आपको बताया था, पिछली स्लाइड में बताया था कि गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने करी थी। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। संस्थापक और स्थापना, इन दोनों शब्दों में अंतर समझिएगा। संस्थापक थे आपके श्रीगुप्त, और इसकी जो शुरुआत करी थी वो किसने करी थी? गुप्त वंश की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने करी थी, और उसकी जो स्थापना थी वो किसने करी थी? श्री गुप्त ने करी थी, ठीक है। इन दोनों शब्दों में आप भेद समझिएगा, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर गुप्त साम्राज्य से क्वेश्चन बनता है तो, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में केवल 2 ही बातें आपने उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए याद रखनी है कि एक तो इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, दूसरा इन्होंने गुप्त वंश की शुरुआत की थी। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और मैंने जो पहले आपको पॉइंट बताया था पहली स्लाइड में कि गुप्त वंश का प्रथम सम्राट भी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ध्यान रखिएगा, इसमें जो प्रथम वर्ड है और द्वितीय वर्ड में आप कन्फ्यूज मत होइएगा। प्रथम अलग है, द्वितीय अलग है। द्वितीय बहुत आगे जाके चंद्रगुप्त का ही क्या निकलता है? नाती या पोता निकलता है। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। उसके बाद हमने पढ़ा था समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त कौन है? आप पहली स्लाइड में जाएंगे, मैं फिर से आपको समझा दूँ। समुद्रगुप्त यहाँ पे आप देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा है, और बेटा ही क्या बना था? उत्तराधिकारी बना था। अब हम जानेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त कौन थे? समुद्रगुप्त आपके लेक्चर के एग्जाम में यहाँ से क्या पूछा जा सकता है? कुछ पॉइंट आपको समुद्रगुप्त के बारे में याद रखने हैं। जैसे आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने की थी। ध्यान रखिएगा, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी, ऐसे ही जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, और ये प्रथम गुप्त थे जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन बनाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा उस प्रथम गुप्त शासक का नाम बताइए जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, और आपको सबसे पहले ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम दे देगा। अब आपको वहाँ पे पढ़ा जैसा लगेगा कि भैया उपाधि तो चंद्रगुप्त प्रथम ने भी धारण की थी, लेकिन आप इस बात को ध्यान से समझिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, लेकिन जो समुद्रगुप्त था उसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। जहाँ चंद्रगुप्त प्रथम अपने खानदान में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस उपाधि को धारण किया था, वहीं समुद्रगुप्त भी अपने खानदान में ऐसे पहले आदमी थे जिन्होंने परम भागवत की उपाधि को धारण किया था। नेक्स्ट आता है गुप्त साम्राज्य के किस इंसान को कविराज के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य के किस सम्राट को कविराज के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। और दूसरी बात यह है, हरिसेन नामक कवि हमें किसके शासनकाल में देखने को मिलता है? समुद्रगुप्त के शासनकाल में देखने को मिलता है, और हरिसेन ही वो व्यक्ति है जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी थी। अब आपसे इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी, इतना ईजी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि इलाहाबाद प्रशस्ति में किस बारे में बात की गई है। ऑप्शन आपको दे देगा, हर्षवर्धन की प्रशंसा के बारे में, समुद्रगुप्त की प्रशंसा के बारे में, या सैन्य अभियानों के बारे में, या हर्षवर्धन के सैन्य अभियानों के बारे में। इस तरीके के जब आपको ऑप्शन देगा तो आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए आपको एक बात क्लियर कट याद रखनी है कि हरिसेन ने जो इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी थी उसमें इलाहाबाद के बारे में नहीं, उसमें हर्षवर्धन के बारे में नहीं, बल्कि सेना के अभियानों के बारे में उसमें वर्णन मिलता है। इस बात को उम्मीद है आप याद रखेंगे। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर आप जरूर करें, गांव के बच्चों तक इसे जरूर पहुंचाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हर जगह शेयर करें, परंतु जो भी आपके रिलेटिव, जो भी आपके ग्रुप्स में जो भी गांव के बच्चे हैं, उन तक आप इन वीडियोज़ को जरूर पहुँचाएँ। कम से कम उनके अगर मेरी इन वीडियो से अगर उनके 2 से 3 नंबर भी आते हैं तो वो लोग हो सकता है मेंस एग्जाम तक पहुंच जाएं। इतनी मदद आपके टीचर्स एम्पायर कर सकता है इन शॉर्ट वीडियोस के थ्रू। और अगर आपने बैच ज्वाइन करना है, आज वो ऑफर ख़त्म हो गया है। मैंने आज सुबह भी फोटो डाली थी। अभी जो बैच की फ़ीस है वो मैं आपको बता दूँ। अब जो बैच की फ़ीस आज रात 12 बजे के बाद हो जाएगी वो हो जाएगी 2000 रुपये।
आपको ये पता होना चाहिए कि काफ़ी दिन यानी 2 से लेकर 3 दिन तक ये ऑफर चला था। अब जो भी साथी इसमें एनरोल करेंगे या जिन्होंने पहले मुझे इन्फॉर्म करा, जिन्होंने व्हाट्सएप पे अपना नेम और एड्रेस लिख के मुझे भेजा था, उनको पुरानी ही फीस यानी मात्र 1600 रुपये पड़ेगी। लेकिन अभी से जो लोग इस बैच को परचेस करेंगे उनको फीस 2000 रुपये पड़ेगी। इसमें आप ध्यान रखिए, केवल मेरा ही एफर्ट नहीं होता, औरों का भी एफर्ट होता है। और आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आपको 8000 10,000 में लेक्चरर प्रवक्ता की जैसी भर्ती आएगी उसके बाद मिलेगी, वो चीज़ आप पहले से ही 2000 रुपये में पढ़ चुके होंगे, यानी आपका पूरा पैसा वसूल होगा। यहाँ पे आपको क्लासेस आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। ये जो पीपीटीज आपको मिल रही हैं, आपको इनके हैंड रिटन फॉर्म में भी नोट्स मिलेंगे। अभी मैं आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, बाद में मैं आपको पन्ने में लिख के ये चीज़ें पढ़ाऊँगा जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, क्योंकि इन चीज़ों में आपके क्या रहेगा, ये पीडीएफ आपके पास भी खाली रह जाएंगी और लेकिन हैंड रिटन का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, वो चीज़ें आपको धीरे धीरे याद भी होंगी। और वैसे भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको पूरा अच्छे से मैपिंग के थ्रू समझाऊं। वैसे ही मैं अपना कंटेंट भी तैयार कर रहा हूं कि किसके बाद कौन सी चीज़ में रखूं, किसके बाद कौन सी चीज़ में रखूं, ताकि जिससे बच्चा कोरिलेट करके याद कर पाए। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आपने अभी तक पढ़ा समुद्रगुप्त, इसके बाद अब मैं बढ़ता हूँ समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी आपने कुछ पॉइंट याद रखने हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, मैं पहली बात बता दूं कि चीनी बौद्ध यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। उसका सही आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। और आपको ये भी याद रहना चाहिए कि फायान कैसा यात्री था, चीनी बौद्ध यात्री था या जैन बौद्ध यात्री था या ईसाई बौद्ध यात्री था, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, फायान एक चीनी बौद्ध यात्री था। दूसरी बात यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को किस उपाधि से नवाजा गया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया था। जैसे आपने चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ा था, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अभी जो आपने पिछली साइड में पढ़ा था समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि मिली थी। ऐसी जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। इन 3 पॉइंट को आपने याद रखना है इन तीनों शासकों में। दूसरी बात यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाकवि कालिदास किस शासक के 9 रत्नों में से एक थे। ऑप्शन आपको दे देगा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो भी आपने कालिदास का नाम आज तक सुना है वो किसी और के दरबार में नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध किन शासकों से है, ऑप्शन आपको देगा मुगल शासकों से, गुप्त शासकों से या शुंग शासकों से। तो उसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध गुप्त शासकों से है। तीसरा जो पॉइंट आपने याद रखना है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इनकी जो करतब थे, जो इनके कारनामे थे, उनका जो हमें वर्णन मिलता है। अभी भी अगर आप कुतुब मीनार में जाएंगे तो कुतुब मीनार में जो वहाँ पे लौह का स्तंभ है, उसमें इनके जो कारनामे थे उनका लिखित वर्णन हमें देखने को मिलता है। आपसे पूछ सकता है कि किस गुप्त शासक का वर्णन हमें कुतुब मीनार के लौह स्तंभ में देखने को मिलता है, तो कुतुब मीनार में जो लोहे का स्तंभ वहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे इनके कारनामे का पूरा बखान किया गया है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। ये चौथा वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके रिगार्डिंग, ठीक है। यानी कुतुब मीनार में किस गुप्त शासक का वर्णन हमें देखने को मिलता है, उसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आज के लिए इतना ही मैं शॉर्ट वीडियो दूंगा। इसके बाद आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जितना हो सकता है आप शेयर करें। उसके बाद ऐसी धीरे धीरे वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। बैच ज्वाइन करने के लिए मैंने अभी आपको जो दिखाया, आप उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप सुबह 10 बजे के बाद। ध्यान रखिएगा, कॉल आपने कब करना है, सुबह 10 बजे के बाद आपने कॉल करना है। ये नंबर है, इस नंबर पे आप लोग जानकारी भी ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, आपको वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो आपके सिलेबस में मेंशन है। फालतू की चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी, मैं पहले कह दे रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।